नीतीश जी की वो औकात बिहार की राजनीति में नहीं है जो किसी को लेने से उनको फायदा हो जाए। सारी मलाई जो बिलाई खा जाएगी तो हम कटिया लेकर क्या करेंगे? गुल भी खाएं, गुलगुला से परहेज करें। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी आप सरकार चलाओगे और इधर अति पिछड़ा दलित अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की हिमायती भी करोगे। नीतीश कुमार बिहार के किसी इलाके में चले जाएं, आज 2000 की सभा करने की स्थिति में नहीं। तभी तो अब जदयू जो है पिछड़ा दलित अकलियत में नहीं, अब जो है नया आशियाना अगड़ों में खोज रही है। नमस्कार, आप देख रहे कैपिटल टीवी बिहार। आपके साथ मैं हूं दिव्या। इस वक्त बिहार की राजनीति में काफी उठापटक का दौर चल रहा है। काफी सारी बातें जो है छन छन कर बाहर आ रही है। तो आज इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मांझी से सीपीआईएम के विधायक सत्येंद्र यादव। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले कैपिटल टीवी में। धन्यवाद आपको। तो आज हम सर से जो है बिहार की राजनीति में जो भी उठापटक चल रही है उसके बारे में, उससे कुछ जुड़े सवालात करेंगे। तो सर, सबसे पहला मेरा सवाल है कि छपरा में रोहिणी आचार्य क्यों हार गई? ये हार तो पूरे बिहार में हुई है और जहाँ तक रोहिणी जी का सवाल है तो कुछ समीकरण हम लोग के पक्ष में नहीं बन पाए और कुछ तकनीकी जो है गड़बड़ियाँ भी हुई ईवीएम के सेटिंग में और सिंबल्स को लेकर। बाल्टी और ललटेन ये दोनों सेम मिलते थे। ऊपर से 3 नंबर रोहिणी जी, नीचे से 3 नंबर बाल्टी छाप। तो कुछ मतदाता जिनको हम कन्विंस कर रहे थे 3 नंबर पर ही देना है, तो ये बड़े पैमाने पे महिला वोटरों के अंदर था कि हमको 3 नंबर पर देना है। अब नीचे से 3 नंबर पर देना है कि ऊपर से 3 नंबर देना है, ये दोनों के बीच कन्फ्यूजन हो गया। इस कन्फ्यूजन का जो है नतीजा हुआ कि हमारा वोट जो है वो एक निर्दलीय प्रत्याशी जिसका बाल्टी छप था, बाल्टी और लालटेन के एक ही तरह के स्वरूप होते थे, तो शिफ्ट कर गया। इसी के चलते हम हारे। उसके एक पहलू ये है। दूसरे कुछ राजनीतिक कारण भी हमारे हैं। ये बिहार के अंदर जो है हम जो लड़ रहे थे उसमें समीकरण जो है वो हमारा लार्जर समीकरण शुरू से ही नहीं था। हम तो अपने जन मुद्दों पर, अपने नेतृत्व तेजस्वी यादव के जो नेतृत्व पर लड़ रहे थे, तो शुरू में ही हम ये समझ रहे थे कि हमको मशक्कत करना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने बहुत गेन किया। पिछले चुनाव और इस चुनाव 2019 के चुनाव और 2024 के चुनाव में काफ़ी अंतर था कि हम लोग वोटों का अंतर बहुत हद तक पाटने में सफल रहे। चुनाव हारने के कई कारण भी होते हैं और हमारे संगठन और दूसरे जो दलों के संगठन के अंदर भी कुछ खामियां हैं जिसको हम समय रहते अगर दुरुस्त किए होते तो परिणाम सुखद होता। लेकिन जब सर चुनाव प्रचार की अगर बात करें तो चुनाव प्रचार जब हो रहे थे तब लोगों को खास करके ये चीज़ लग रहा था कि रोहिणी आचार्य खास करके लालू यादव की वो बेटी हैं और पहली बार राजनीति में उन्होंने एक तरीके से भागीदारी की, तो सबको लग रहा था कि रोहिणी आचार्य जो है वोट बैंक हासिल करने में इस बार सफल हो जाएंगी। लेकिन जिस हिसाब से रोहिणी आचार्य भी बोल रही थी कि लोगों का मुझे जो है बहुत प्यार मिलेगा इस चुनाव में, लेकिन ऐसा आखिर क्या हो गया? आपने तो बोला कि ईवीएम की वजह से और कुछ कन्फ्यूज़न की वजह से, लेकिन क्या लगता है ईवीएम और कन्फ्यूज़न को कह सकते हैं इसमें, मतलब इसको बीच में लाना ज़रूरी होगा? क्या पता शायद जनता ने नहीं चाहती होगी कि इस बार रोहिणी आचार्य छपरा से जीते। ऐसी बात नहीं है। 11-12 हज़ार वोटों से हारना ये बतलाता है कि रोहिणी जी को छपरा की जनता, छपरा की आवाम पसंद करता था। ये तकनीकी हमारी हार है, जनमत की हार नहीं। वही सर, अभी चर्चा इन दिनों ये भी चल रही है कि लालू यादव और नीतीश कुमार एक बार फिर से गठबंधन करने वाले हैं। तो क्या ये जो गठबंधन अगर करेंगे तो इससे क्या लग रहा है सीपीआईएम कहीं आउट हो जाएगी? इसका आप लोग को डर तो नहीं है? देखिए, मैं तो एक बात बता दूं, जिस गठबंधन की आप चर्चा कर रहे हैं, ये गठबंधन अगर हो जाता चुनाव से पूर्व तो देश के लिए बहुत ही
महत्वपूर्ण घटना होती। लेकिन आप लोग जो क्यास लगा रहे हैं, नीतीश जी की वो औकात बिहार की राजनीति में नहीं है जो किसी को लेने से उनको फ़ायदा हो जाए। और नीतीश जी पॉलिटिकल बार्गेनर के सिवाय कुछ नहीं है, और लेफ्ट फ्रंट के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि हम गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के, अकलितों के, अति पिछड़ों की पार्टी है। नीतीश कुमार मतलब उनकी कोई औकात नहीं है एक तरीके से बोले, लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ उसमें नीतीश कुमार ने और उनकी पार्टी जो है जेडीयू, वो तो प्रूव कर दी कि आखिर इस बार बिहार की राजनीति में जेडीयू का जो है अहम योगदान है। भाई, संख्या बल के आधार पर उनका इम्पोर्टेंस बढ़ा है, उनके वोट प्रतिशत गिरे हैं, उनके सीट गिरे हैं, और उनके नेता की लोकप्रियता गिरी है। नीतीश कुमार बिहार के किसी इलाके में चले जाए, आज 2000 की सभा करने की स्थिति में नहीं है। तो आप लोग कह रहे हैं, मीडिया के लोग, दूसरे लोग चर्चा कर रहे हैं, एक नैरेटिव मीडिया के लोग खड़ा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ताकतवर हो रहे हैं। अरे नीतीश कुमार जी क्या ताकतवर हो रहे हैं? वो 2005 से जो यात्रा शुरू किए और अभी तक की जो उनकी यात्रा जारी है, उसमें सिर्फ गिरावट ही नज़र आ रही है। और हम समझते हैं कि अब नीतीश कुमार ये बात को तो समझ चुके हैं कि पिछड़ी जातियों पे, जो अति पिछड़ी जातियों पे जो धमाकेदार उनके सहारे जीत दर्ज करते थे, वो अति पिछड़ी जातियों को एक कुछ दिनों तक वो समझा कर अपने साथ रखने में कामयाब रहे, लेकिन अब उनको समझाने में जो है वो नाकाम हो रहे हैं। तभी तो अब जदयू जो है पिछड़ा दलित अकलियत में नहीं, अब जो है नया आशियाना अगड़ों में खोज रही है। तभी तो संजय झा को उन्होंने लाया, क्योंकि अब उनका विश्वास ही नहीं है पिछड़ा दलित अकलियत में, क्योंकि ये वोट तो अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं महागठबंधन की तरफ, लेफ्ट और आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो नीतीश कुमार के अंदर एक बेचैनी है कि अब हम नया आशियाना कहाँ बनाए, तो भाजपा के ही जनाधार में अपनी जनाधार को तलाश रहे हैं। तो सीपीआईएम को कहीं डर तो नहीं है कि अगर बाय चांस इन फ्यूचर अगर गठबंधन हो जाता है, नहीं होता ये तो बात की बात है, अगर गठबंधन हो जाता है तो क्या लगता है आप लोगों को कि आप लोग कहीं आउट हो जाइएगा? देखिए, राजनीति संभावनाओं के खेल है, और मैं समझता हूं कि बिहार की राजनीति में लेफ्ट को दरकिनार कर कोई गठबंधन बिहार में बन ही नहीं सकता, क्योंकि जिस 36% वोट की बात कर रहे हैं, 19% वोट की बात कर रहे हैं, उसके हॉट में है लेफ्ट फ्रंट, और लेफ्ट फ्रंट के बगैर कोई मोर्चा बिहार में बन नहीं सकता, और इसलिए लेफ्ट को बिहार की राजनीति से दरकिनार करना किसी की बस की बात नहीं है। वहीं इन दिनों जो है बिहार की अगर बात करें तो बिहार में आरक्षण का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है, तो इस पर लेफ्ट क्या सोचती है, इनके हिसाब से क्या? देखिए, सीपीआईएम ने जो है साफ साफ जो है लोगों के बीच अपने स्टैंड को क्लियर कर दिया है कि हाईकोर्ट ने जिस तरह से 65% आरक्षण को रद्द कर दिया, तो जिस इंदिरा सहनी जजमेंट को आधार बनाया, ये 50% से एबव जो है आरक्षण अब संविधान अलाउ नहीं करता, तो उसको उसने हाई कोर्ट के अंदर ले लिया जजमेंट का आधार। और जब ईडब्ल्यूएस दिए जा रहे थे इस देश में, जब सुप्रीम कोर्ट में दूसरे लोग गए, तो इंदिरा सहनी जजमेंट जो लैंडमार्क जजमेंट है, उसको कहा कि इसको हम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं मानते हैं। तो ये तो बात जाहिर हो गई कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी दृष्टिकोण जो है मनुवादी दृष्टिकोण है। वो नहीं चाहते अति पिछड़ा, दलित, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण, पिछड़ा को आरक्षण, और इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और हम लोगों ने कहा कि सब कोर्ट ही करेगा, तो इस संसद और विधानसभा किस काम के लिए है? हम एक्ट बनाते हैं, और अपने एक्ट को जो है सुरक्षित रखने के लिए हम संविधान का सहारा लेंगे। संविधान साफ कहता है, संविधान के 9वें अनुसूची शामिल का सीधे कहता है कि राज्य और संघ जब कानून बनाते हैं तो उस कानून के 9वें अनुसूची में शामिल कर दिया जाता है, तो कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होता है। आपको ये बात जानकारी हो जाए, केरल की सरकार ने 50% अधिक आरक्षण दिया, लेकिन उसने 9वीं अनुसूची में डाल दिया। आज इसका नतीजा है कि केरल की जनता उस आरक्षण का लाभ उठा रही है। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो पहले तो हम ही लोग के साथ मिलकर इस आरक्षण पर पहल किए और 65% आरक्षण दिए। अब जब बीजेपी के साथ चले गए, तो आज तो उनके मुंह में जो है दही जम गया है, स्पष्ट कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि
हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और आज के ये हालात है, आज का है कि जिसने आरक्षण का विरोध किया वो सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल कर चुका, तो जब जाएंगे तो उसके पक्ष सुना जाएगा। और जब मानसिकता इस तरह की है, क्योंकि आप जानते हैं कोर्ट के स्ट्रक्चर्स के बारे में, स्ट्रक्चर्स पे कौन डोमिनेंट करते हैं, तो उस डोमिनेंट जो करते हैं वो कभी आरक्षण के पक्षधर थे ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट जाइए तो वही नतीजे होंगे जो हाई कोर्ट होंगे। इसलिए हम लोग कहते हैं कि सर आपका कहना है कि नीतीश कुमार जब बीजेपी में गए यानी कि एनडीए के साथ हुए तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बदल गया। देखिए, आप नीतीश का पार्टी का स्ट्रक्चर्स को समझिए। नीति निर्धारण जो ग्रुप्स में है उसमें ललन जी हैं, उसमें संजय झा आ गए, उसमें विजय चौधरी जी हैं, उसमें लेसी सिंह जी हैं, उसमें जो है वो देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं। तो ये कौन लोग हैं? ये अति पिछड़ा, दलित, अनुसूचित जाति और ट्राइबल्स के ये पक्षधर हैं। इनके घर में तो रोज इन जातियों के खिलाफ ही षड्यंत्र बनते हैं, षड्यंत्र बुने जाते हैं। और ये लोग राजनीति में हैं तो ये चाहेंगे कि इनको अति पिछड़ा, दलित, पिछड़ा, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण मिले, ये कतई नहीं चाहेंगे। और इसलिए नीतीश कुमार जी को क्लियर स्टैंड लेना था तो वो क्लियर स्टैंड नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब भाई सुप्रीम कोर्ट में क्या मिलेगा? तारीख पर तारीख। और अंत में जो है आप बिहार में बहाली कर रहे हैं, सारी मलाई जो बिलाई खा जाएगी तो हम कटिया लेकर क्या करेंगे? इसीलिए सेशन चल रहा है, नीतीश जी को क्लियर स्टैंड लेना चाहिए और लेकर जो कहना चाहिए मोदी जी से कि आप पार्लियामेंट के अंदर बिल लाइए और बिहार जो कानून बनाया है उसको 9वें अनुसूची में शामिल कर दीजिए। बहुत झंझट नहीं था। तो ये दोनों बात नहीं चलेगी। गुल भी खाएं, गुलगुला से परहेज करें। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी आप सरकार चलाओगे और इधर अति पिछड़ा, दलित, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की हिमायती भी करोगे। या तो भारतीय जनता पार्टी जो आदतन आरक्षण विरोधी है उसके साथ आप सरकार चला रहे हैं और कह रहे हैं कि 9वीं अनुसूची में हम कहेंगे। अरे कहेंगे क्या? आपकी सरकार है, आप तो बिल लाइए। और राहुल गांधी जी, इंडिया अलायंस के लोगों ने तो कह दिया, ऑपोजिशन ने तो कह दिया कि आप 50% से अधिक आरक्षण का बिल लाते हैं तो हम आपको समर्थन करेंगे। ऐसा बिल लाइए। तो अब तो गेंद जो है नीतीश जी और मोदी जी के पाले में है। और अगर ये काम वो नहीं करते हैं तो हम लोग इंडिया गठबंधन, सीपीआईएम, लेफ्ट फ्रंट के लोग बैठने वाले थोड़े हैं। हम तो सदन के अंदर भी लड़ेंगे और सड़क पर लड़ाई हमारी जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपने सुना सीपीआईएम के विधायक सत्येंद्र यादव का कहना है कि लेफ्ट पार्टी के बिना जो है बिहार की कोई पार्टी जो है चलने वाली नहीं है। वहीं छपरा में रोहिणी के हारने का ठीकरा इन्होंने जो है ईवीएम और कंफ्यूजन पर दे डाला है। तो खैर आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।